प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया कर। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम शुरुआत में बात करेंगे क्वाड के बारे में। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर फिलीपींस के साथ एक नया क्वाड बनाते दिख रहे हैं। बीते हफ्तों में सामने आया कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस के साथ मजबूती से बढ़ते हुए इंडो पैसिफिक के तहत अपनी सेनाओं को एक साथ लाकर चीन के विरुद्ध क्वाड 2.0 जैसी रूपरेखा बना दी है। ये खास तौर से दक्षिण चीन सागर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। भारत की इस बात पर निगाह है कि उसके क्वाड साझेदार एक नया गुट तैयार कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत प्रशांत क्षेत्र में यात्रा के दौरान चीन को मुख्य चुनौती बताते हुए एशिया में बाइडेन प्रशासन की सैन्य योजनाओं को जाहिर किया था। ऑस्टिन ने इस समूह की पहली बैठक के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के नेताओं से भी मुलाकात की है। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्टिन ने कहा कि हम स्वतंत्र, खुले हिंद प्रशांत को आगे बढ़ाने के अपने साझा दृष्टिकोण में एकजुट हैं। इस बैठक में दक्षिण चीन सागर में चारों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। इसमें भारत के नज़रिए से अहम है कि वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ क्वाड का हिस्सा है। हालांकि इस नए समूह के गठन से भारत की चिंता बढ़ने का कोई कारण नहीं दिखता है। इसकी बड़ी वजह है कि दोनों समूह की प्राथमिकता अलग है। इस नए समूह का सैन्य आयाम ज़्यादा है और यह दक्षिण चीन सागर से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित रहेगा, जहाँ चीन अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है, जबकि क्वाड मानवीय और आपदा राहत चुनौतियों पर केंद्रित है। नए क्वाड से भारत को नहीं होगी दिक्कत। अमेरिका स्थित रेड कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक डेरेक ग्रेसमैन का कहना है कि नई रक्षा व्यवस्था मूल क्वाड में भारत की स्थिति के लिए कोई खतरा नहीं है। ये दो अलग पहल है जो आसानी से एक साथ रह सकती है। उन्होंने कहा कि नया क्वाड अधिक सीधे तौर पर चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य से है। जापान और फिलीपीन दोनों सेनकाकू द्वीप समूह और दक्षिण चीन सागर के हिस्से पर अपने दावे को लेकर चीन के साथ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। स्वीडन के इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में स्टॉकहोम सेंटर फॉर साउथ एशियन इंडो पैसिफिक अफेयर्स के प्रमुख जगन्नाथ पांडा ने कहा है कि भारत का रणनीतिक महत्व अप्रभावित रहेगा। इसकी वजह यह है कि सभी प्रमुख इंडो पैसिफिक शक्तियों को भू राजनीति पर नई दिल्ली के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नया क्वाड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस की भावना को प्रतिध्वनित करते हैं, जो इंडो पैसिफिक में अमेरिका के नेतृत्व में उसको मजबूत करता है। ये नया क्वाड मौजूदा क्वाड अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक संतुलनकर्ता के रूप में कार्य करेगा, न ही ये इसके महत्व को कम करेगा। हालांकि उन्होंने ये माना कि नया क्वाड भारत की रणनीतिक पसंद को कहीं न कहीं रक्षात्मक बनाता है। पांडा ने कहा कि अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे उसके गठबंधन सहयोगी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्षेत्र में उनकी सुरक्षा अवस्थाएं पूरी हों। ये हम बात करें भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना ने चीन पर नकेल कसने के लिए दक्षिण चीन सागर में पूर्वी बेड़े को तैनात किया हुआ है। इसका खुलासा हाल ही में भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोतों के सिंगापुर पहुंचने पर हुआ है। पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल राजेश धनखड़ के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS दिल्ली, दीपक क्लास फ्लीट टैंकर INS शक्ति और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS किल्टन 6 मई को सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर की नौसेना और भारत के उच्चायुक्त ने नौसेना के तीनों युद्धपोतों का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय नौसेना ने बताया कि यह यात्रा दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन तैनाती का हिस्सा है। यह यात्रा कई कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से दोनों देशों समुद्री देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता सहयोग को और मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। बंदरगाह में जहाज़ों के प्रवास के दौरान विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिसमें भारतीय उच्चायोग के साथ बातचीत, सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के साथ पेशेवर बातचीत के साथ साथ अकादमिक और सामुदायिक आउटरीच सहित अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं। दोनों नौसेनाओं के साझा मूल्यों को दर्शाती हैं। भारत और सिंगापुर के बीच पुराने नौसैनिक संबंध हैं। भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की सैन्य नौसेना के बीच 3 दशकों के सहयोग, समन्वय और नियमित यात्राओं, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और पारस्परिक प्रशिक्षण व्यवस्थाओं के साथ मजबूत संबंध रहे हैं। वर्तमान तैनाती दोनों नौसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को रेखांकित करती है। चीन दक्षिण चीन सागर के 80% इलाके में अपना दावा करता है। हालांकि दक्षिण चीन सागर से सटे बाकी देश इस दावे को नकारते हैं। चीन का भारत के साथ पुराना सीमा विवाद है। ऐसे में दक्षिण चीन सागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी से चीन की टेंशन बढ़ जाएगी। चीनी नौसेना भी हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है। ऐसे में भारतीय नौसेना के उसकी नाक के नीचे रहने से चीन को दक्षिण चीन सागर पर भी अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। आइए हम बात करें जयशंकर जी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश में आतंकी हमलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर एक बार बड़ा पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा है। भुवनेश्वर में जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के पहले भारत आतंकी हमलों को केवल सहता रहता था। पाकिस्तान के हमलों पर हम कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। हमने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद के किसी भी खतरे को भारत से उचित प्रतिक्रिया मिलेगी। जयशंकर ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद के किसी भी खतरे
जो पाकिस्तान या कहीं से और से आता है तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। जयशंकर ने शनिवार को ओडिशा में एक सभा को संबोधित करते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ विवाद पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री ने चीन से सीमा विवाद के मसले पर कहा कि पिछले 4 सालों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिक लाकर हम पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने इसका बहुत मजबूती से मुकाबला किया। आज भारतीय सेना के हजारों सैनिक सीमा पर हैं। हम सीमाओं पर मजबूत हैं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार कोई भी कार्रवाई करने में सक्षम है। मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं करेगी। आइए अब बात करें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी की। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए उठ गई। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच गुरुवार या फिर अगले हफ्ते केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है। केजरीवाल ने कोर्ट पर अंतरिम जमानत देने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पीठ से कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे चुनाव प्रचार में शामिल हो सके। सिंघवी बोले, केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं। केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलीलें रखी। केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। वहीं SV राजू का कहना है कि गिरफ्तारी का फैसला सिर्फ जांच अधिकारियों का ही नहीं था, बल्कि एक स्पेशल जज द्वारा भी इसका फैसला लिया गया था। न्यायालय यह नहीं चाहता कि वह अंतिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करे। शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि न्यायालय यह नहीं चाहता कि वह अंतिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करे। अगर आपके वकील सरकारी कामकाज करते हैं तो ये हितों का टकराव होगा, हम ऐसा नहीं चाहते। सिंघवी ने पीठ का आश्वासन दिया कि अगर केजरीवाल को मामले में अंतिम जमानत मिल जाती है तो आबकारी नीति घोटाले से जुड़े कोई फाइल नहीं देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।